So this super antigen is bound to beta chain of the MSC molecule, and it is forming a wedge for cross-linking this structure by binding with variable beta domain. इसका बर्तन धनक रहा है, बर्तन है, किचन में काम कर रहे हो, करना चाहिए, बट क्लास है तो क्लास कम से कम माइक तो ऑफ रखो। ओके, इसकी वजह से ये बाइंडिंग कर गया। तो अगर इसमें पेप्टाइड बाउंड है भी तो भी ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, टी सेल रिसेप्टर को पीछे की तरफ ढकेल देता है, अवे कर देता है, जिससे ये इस पेप्टाइड से दूर हो गया। इसका बाइंडिंग ना होकर सुपर एंटीजन और ये बाइंडिंग किया, और ये तो बाइंड किया हुआ है। तो टी सेल से जब ये बाइंड किया हुआ और लंबे ड्यूरेशन तक, तो सिग्नलिंग पाथवेज गेट्स एक्टिवेटेड। टायरोसिन काइनेज पाथवे, अदर प्रोटीन काइनेज पाथ, बहुत सारे पाथवेज हैं, will not go in the complexity of that। तो वो सब हो जाता है। टायरोसिन काइनेज है, इसमें भी हील है, बॉलिक काइनेज है इन्वॉल्व, LCK इन्वॉल्व है, तो इसमें मतलब जैप 16 है, 7P है इन्वॉल्व, दिस काइनेज इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो इस तरह से आपको कितना जान लो कि यहाँ सटा स्विच ऑन हो गया, जैसे स्विच को दबा दिया गया, और कॉलवेल का जैसे स्विच होता है, उंगली हटाए तो स्विच ऑफ हो जाएगा, उसी तरह से है। बाइंडिंग हटा मतलब स्विच ऑफ, सुपर एंटीजन का बाइंडिंग या एंटीजन की बाइंडिंग, देन इट विल बी ऑफ, सिग्नलिंग पाथवेज will be down regulated। then switch on मतलब यहाँ सुपर एंटीजन should bind to बीटा वेरिएबल रीजन। सुपर एंटीजन सिर्फ टी सेल रिसेप्टर में बीटा वेरिएबल रीजन से ही बाइंड कर सकता है, लेकिन MSC में, MSC क्लास 2 में ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें अल्फा और बीटा दोनों के साथ बाइंड कर सकता है किसी में, लेकिन और डिपेंड करेगा सुपर एंटीजन के क्लास और टाइप पर, लेकिन ज्यादातर सुपर एंटीजन प्रेफर टू बाइंड विद द अल्फा चेन। ओके, तो अल्फा चेन के साथ जब सुपर एंटीजन बाइंड करता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डोमेन लाइक दिस, वन डोमेन वन लार्ज डोमेन, और इसमें एक डायगोनल अल्फा हेलिक्स है। तो when it is bound to beta, then ये क्योंकि डायगोनल है, तिरछा है, तो इसको सहूलियत होगा अगर अल्फा के साथ बाइंड करता है, then super antigen is correctly placed over beta if it binds to alpha। So it has preference for this, but बीटा के साथ भी बाइंड हो सकता है कुछ अलग तरह के सुपर एंटीजन, लेकिन टी सेल रिसेप्टर में सिर्फ भी बीटा के साथ ही डोमेन के साथ बाइंड होगा। MSC में दोनों में से, अल्फा और बीटा दोनों में से। आ रहा समझ में? Yes, sir. देख लिया आप, टी सेल रिसेप्टर को बाइंड किया हुआ है कहाँ पर,
बीटा चेन ऑफ द टी सेल रिसेप्टर। और इसकी वजह से एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द टी सेल पॉपुलेशन, क्योंकि 50 वैरायटी के भी बीटा है, पूरे टी सेल करोड़ों टी सेल के पॉपुलेशन में 50 वैरायटी का है, उनको 50 वैरायटी में बांटा जा सकता है। तो कई सारे टी सेल के ऊपर एक वैरायटी के होंगे, कई सारे टी सेल के ऊपर दूसरी वैरायटी के होंगे। तो basically this is how SAG is activating large proportion of T cell population, because this human T cell repertoire comprises only about 50 types of beta बोल रहे हैं, V beta elements. Okay, and some of these SAGs are capable of binding to multiple types of V beta. SAG number 1 will bind to, अभी बताए थे 4 तरह के V बीटा से मान लो ज्वाइन बाइंड कर सकता है, पहला, चौथा, छठा, 40वां। दूसरा तरह का सैग छठा, 8वां, 10वां, 24वां, 25वां, 28वां हो सकता है, 10 तरह का V बीटा एलिमेंट के साथ बाइंड कर सकता है। तो इस तरह अलग अलग सुपर एंटीजन का अलग अलग V बीटा रीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी है और बाइंडिंग कैपेसिटी भी है। बाइंडिंग कैपेसिटी डिफरेंट होगा। बाइंडिंग कैपेसिटी ना बोलिए, एफिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। And the interaction between this variable beta and super antigen is slightly different among other different groups of SACs, and variability among these different people आदमी के अंदर भी अलग अलग है। क्या अलग अलग है? T cell regions. So that's why some people respond more strongly to certain antigens. जैसे किसी एक आदमी का हिस्ट्री है, ये दवा खाने से रिएक्शन कर जाता है, वो दवा फिर वो जिंदगी में नहीं खाएगा कभी, जब भी खाएगा रिएक्शन हो जाएगा। तो इट इज द नोन टू देम, तो उसका टी सेल रिसेप्टर उस तरह का है। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो डिपेंड करता है कि सुपर एंटीजन की एफिनिटी टी सेल रिसेप्टर के साथ कितनी है। जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी उतना ही ज्यादा वो बाइंड करेगा, यानी टी सेल रिसेप्टर और ये इसके बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। मोर एफिनिटी मींस लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड एज फ्री सुपर एंटीजन के मॉलिक्यूल्स। मोर एफिनिटी मींस मोर नंबर ऑफ, ज्यादा से ज्यादा सुपर एंटीजन के मॉलिक्यूल विल बाइंड टू द टी सेल रिसेप्टर। ठीक, जैसे ज्यादा अपने अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो 90 मॉलिक्यूल्स आर बाइंडिंग, क्योंकि ये एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है। व्हेन मोर मॉलिक्यूल, फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का कि more molecules are present in the associated form, then it will try to dissociate on its own so that it achieves equilibrium. Equilibrium कहाँ? Associated and unassociated के बीच में। लेकिन ये एफिनिटी अगर 1 है तो सपोज के लिए कांस्टेंट है 1, तो जितना एसोसिएटेड होगा उतना ही डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। एसोसिएशन डिसोसिएशन चल रहा है, जितना एसोसिएट कर रहा है फिर उतना ही डिसोसिएट भी कर जा रहा है मॉलिक्यूल। लेकिन इफ एफिनिटी इज मोर देन 1, 10 सपोज करो एफिनिटी है,
magnitude, then 10 molecules will be associated, 1 molecule will be left behind in unassociated. So सबसे ज्यादा सुपर एंटीजन जो एफिनिटी जिसका है that we know so far is, the name of that is SPMEZ2. This is the most potent super antigen discovered till date. पूरा जहर है ये, समझ। क्या नाम हुआ इसका? स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक माइटोजेनिक एक्सोटॉक्सिन जेड टाइप 2। स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक माइटोजेनिक एक्सोटॉक्सिन टाइप जेड 2, एक्सोटॉक्सिन जेड टाइप 2 या जीटा नहीं, जीटा नहीं, जेड टाइप 2। कहां से आया? स्ट्रेप्टोकोकल है, बैक्टीरियल है। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। अब सुपर एंटीजन का बाइंडिंग तो हो गया, ब्रिज क्रॉस ब्रिज हो गया फॉर्मेशन। एक तरफ बीटा टी सेल रिसेप्टर के वेरिएबल बीटा डोमेन से बाउंड है और दूसरी तरफ MHC क्लास 2 के या तो बीटा चेन के साथ या अल्फा चेन के साथ बाउंड है। अब क्रॉस लिंकिंग हो गया, क्रॉस लिंकिंग हो गया। नाउ इट विल प्रोड्यूस, नाउ व्हाट विल हैपन? ये टी सेल का सरफेस है, सेल सरफेस, इस पर टी सेल रिसेप्टर है। लेवल कर देता हूँ नहीं तो टी सेल रिसेप्टर, दिस वन इज MHC class 2, this is APC, this is antigen, this one is super antigen. एक ही फिगर में दो तरह का हम बता दिए, लेकिन बनाओगे तो एक ही बनाओगे। ओके, ऐसा नहीं कि दो सुपर एंटीजन एक ही साथ बाइंड करता है, क्योंकि वेरिएबल बीटा रीजन में जो डोमेन है वो एक टाइम पर एक ही सुपर एंटीजन के साथ बाइंड हो सकता है। ठीक, भले ही ये सुपर एंटीजन अल्फा मॉलिक्यूल में हो, यहाँ पर एक जिंक आयन होता है, जिंक आयन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है जिसमें तीन सुपर एंटीजन मॉलिक्यूल्स गेट्स एसोसिएटेड विद द अल्फा चेन, और ये सुपर एंटीजन का सबसे फेवरेबल बाइंडिंग है। लाइक दिस इट बाइंड्स या तो अल्फा चेन के साथ या नहीं तो बीटा चेन के साथ, दोनों में से कोई एक, क्योंकि दूसरे एंड पर रिसीव करने के लिए टी सेल रिसेप्टर में बाइंड करने के लिए एक ही डोमेन है। अगर ये अल्फा के साथ कर सकता तब दो सुपर एंटीजन बाइंड कर सकते, एक ही डोमेन है तो ये एक ही सुपर एंटीजन को के साथ बाइंड कर सकता है। आफ्टर दिस T cell signaling will happen. Once this binding has happened, स्विच ऑन हो गया, दबा के रखा हुआ है तब तक समझ लो। अब यहाँ से बाइंडिंग हटेगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। अब स्विच ऑन है, टी सेल signaling will happen. ठीक है, यही टी सेल सिग्नलिंग को ही हम टी सेल एक्टिवेशन भी बोल सकते हैं। एक्टिवेशन कब हुआ ये एक्टिवेशन? आफ्टर बाइंडिंग विद द टी सेल रिसेप्टर विद सुपर एंटीजन। टी सेल सिग्नलिंग, इसमें क्या हो रहा है? सैग जो है आफ्टर दिस क्रॉस लिंकिंग MSC एंड टी सेल रिसेप्टर, दिस इज इंड्यूसिंग ए सिग्नलिंग पाथवे।
T cell signaling में signaling pathway gets induced. Signaling pathways get induced. जिसकी वजह से proliferation of the cell and the production of cytokines will take place. Production of signaling pathway induce होने से production आपका नहीं, प्रोडक्शन तो बाद में होगा. प्रोलिफरेशन या प्रोडक्शन प्रोलिफरेशन देन प्रोडक्शन, या सिंपल करने के लिए लिख लो प्रोलिफरेशन एंड प्रोडक्शन of cytokines will be followed after this when signaling pathway gets induced. ये pathway जब कोई eligible cognate बोलते हैं, eligible cognate antigen यानी नॉर्मल एंटीजन, सुपर एंटीजन नहीं, नॉर्मल एंटीजन, जिसके लिए ये रिसेप्टर बना है उस स्पेसिफिसिटी के लिए. तो ये कॉग्नेट एंटीजन भी अगर बाउंड है टी सेल रिसेप्टर से, तब भी ये सिग्नलिंग पाथवे इंड्यूस होंगे. स्टूडेंट, आर यू गेटिंग? Yes, sir. And why? Because cognate antigen is binding specifically to T cell receptor. And this binding is actually not responsible for the production of the cytokine. Actually, the time or duration of the binding, that actually ensures the proliferation and production. That actually ensures the signaling pathways. So super antigen is also doing the same. It is mimicking. What it is doing is, it is also binding to T cell receptor for a longer duration of time or longer duration. क्योंकि स्ट्रक्चर की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ इट्स एफिनिटी कॉग्नेट एंटीजन के केस में, और इसमें तो एफिनिटी है, इसमें भी एफिनिटी है, इसमें भी एफिनिटी है. ये हाईली स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा एफिनिटी है. और दिस एफिनिटी टुवर्ड्स एनी जिसके लिए बना है भी बीटा एलिमेंट के लिए. कहने का मतलब हुआ कि T cell is activating not because of the structure of this cognate antigen or super antigen per se, but because of its affinity, it allows it to bind to T cell receptor for a lengthy enough time period, and this SAG is mimicking this temporal binding. So cognate antigen is also is doing like this because of the temporary binding of this antigen and T cell receptor. Super antigen is also mimicking this. It will behave as if it is the antigen, and it can bind to all kinds of T cell receptor, many kinds of T cell receptor. So large number of T cells, जिसके ऊपर भी जिस तरह का T cell receptor है, बीटा वेरिएबल बीटा एलिमेंट है, अगर उसके साथ बाइंड कर, तो it will bind and activate them. समझ में आया? Yes, sir. While mimicking this signaling pathways, mimicking this process,
there is one unknown, we don't know the regions till yet, because क्या होता है कि एक जैप 6070 नाम का आपका प्रोटीन है। प्रोटीन क्या, ये एंजाइम है, यानी प्रोटीन काइनेज जैप्स 70, यानी जीटा चेन एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेज 70। जीटा चेन एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेज 70 नाम है इसका। ठीक है, ये एक्सप्रेस होता है नॉर्मली ऑन द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ lymphocytes such as T cells, natural killer T cells and B cell also. So it is prominently known for the recruitment upon antigen binding to the T cell receptor, and it plays a very critical role in T cell signaling, this protein kinase. So it has been seen that after interaction of super antigen with T cell receptor, this JAP70 protein kinase is in low levels in T helper cells. उतना लेवल नहीं है जितना अगर नॉर्मल एंटीजन के साथ ये एक्टिवेट होता, तो JAP70 यानी एंटीजन के साथ एक्टिवेशन पर JAP70 का एक्सप्रेशन, इस प्रोटीन काइनेज का एक्सप्रेशन is little bit more, and if it is with SAB, JAP70 expression is less. So this has been seen. आ रहा समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. So it is indication that of impairment of the impairment of the normal signaling pathway of T cell activation. Normal signaling pathway of the T cell activation is like this. T cell will be activated upon binding interaction with the cognate antigen. Then significant amount of JAP70 protein kinase will be expressed in the cytoplasm. इसका ट्रांसलेशन होगा बहुत ज्यादा, जीन एक्टिवेट होगा. So this is that. But when bound to super antigen, this is found in low quantity, low amount. Okay. So this means activation of the super antigen has led into the impairment of T cell signaling pathway. Later on, it was hypothesized that some other protein kinases are also involved. क्योंकि ये protein kinase JAP70 तो नहीं है नॉर्मल में, अब सैग में फिर ये लो अमाउंट, तो कोई दूसरा प्रोटीन काइनेज और मैसिव प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन हो रहा है, तो कोई अदर पाथ काइनेज might also be responsible for that. So it was postulated that still it is under the hypothesis that Finn type, there are many types of protein kinases. इसमें से एक Finn type है. Finn type is basically proto-oncogene tyrosine protein kinase. Finn, ठीक है, इसी में Finn type में P59 अगर नाम सुने हो, बहुत ही पॉपुलर प्रोटीन ये एजेंट है. ठीक है, इसमें जैसे 59 ये किलो डाल्टन का है, इसलिए नाम है इसका ऐसा. ठीक है, तो ये ऑन्कोजिन फैमिली का बेसिकली प्रोटीन. तो ये हो जाता है एक्सप्रेस. दिस प्रोटीन काइनेज टेक्स ओवर द फंक्शन, but it is under the hypothesis.
Okay, and this is a type of tyrosine kinase. टायरोसिन काइनेज फैमिली से बिलोंग करता है और जिसकी वजह से एनर्जी का इंडक्शन हो जाता है, यानी हथियार है लेकिन साइलेंट बैठा हुआ है, बचा नहीं रहा है, क्योंकि वो इधर से एनर्जी उसको कर दिया, शिथिल कर दिया इसको, टी सेल को। कौन? सुपर एंटीजन। और भी देखा गया कि प्रोटीन काइनेज सी पाथवे एंड प्रोटीन टायरोसिन काइनेज पाथवे आर आल्सो एक्टिवेटेड। तो इसमें आप इसको मिटाओ स्टूडेंट्स। हेलो, Yes. Yes, sir. कौन पाथवे एक्टिवेट हो रहा है? एक तो प्रोटीन काइनेज सी, इसमें सुपर एंटीजन के केस में, और एंटीजन कॉग्नेट एंटीजन के केस में जैप70। तो आप लिखोगे प्रोटीन काइनेज सी पाथवे ये एपीसी के अंदर नहीं हो रहा है, ये टी सेल के अंदर हो रहा है। ये फिगर से इसको एसोसिएट मत करना। प्रोटीन काइनेज सी, कैपिटल सी पाथवे, पहला, और दूसरा है प्रोटीन टायरोसिन काइनेज pathway. Both of these pathways are activated and resulting into upregulation of production of pro-inflammatory cytokines, resulting into the upregulation मतलब बढ़ा दिया इसका प्रोडक्शन, pro-inflammatory cytokines, upregulation of pro-inflammatory cytokines. And this will come out of the cell, T cell. It will be secreted from the T cells, from the vesicles, and it will come in the blood. Secretion हुआ from the T cell and it will enter the blood flow. आ रहा समझ में? टी सेल सिग्नलिंग कैसे हुआ? सिर्फ नाम याद हो गया, सब पाथवे, लंबा चौड़ा पाथवे, नाम जान लो, बहुत है। कॉग्नेट एंटीजन नॉर्मल वे में क्या हो रहा था, जैप70 प्रोटीन काइनेज पाथवे एक्टिवेट हुआ है, और सुपर एंटीजन जब किया एक्टिवेट तो जैप70 की मात्रा घट गई, और अदर टाइप ऑफ प्रोटीन काइनेजेस जो है पाथवे वो इसमें प्रेजेंट है जैप70 के अलावा। तो इसमें से प्रोटीन काइनेज सी है, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज है। प्रोटीन टायरोसिन काइनेज जैसे अभी आपको बताया यहाँ पर फिन दिस इज अ टायरोसिन काइनेज, तो ये हो गया फिर प्रोटीन टायरोसिन, प्रोटीन काइनेज सी दूसरा पाथवे। आया समझ में? Yes, sir. Okay. So now you have understood that how these are affecting mechanism, molecular mechanism at the molecular level, the mechanism of their interaction. बॉडी पर क्या असर लाएगा ये? डायरेक्ट इफेक्ट क्या है? So it will give rise to two types of effects, direct and indirect effects.
डायरेक्ट इफेक्ट्स में stag stimulation of antigen presenting cells, वो किसको कर रहा है? टी सेल को. और pro-inflammatory cytokines are released, and that pro-inflammatory cytokines will be released by the T helper cells. So some of the major products which are released from T helper cells are, I have listed earlier also, IL-1, IL-2, IL-6, TNF-alpha, gamma interferon, IFN gamma, ठीक, बहुत सारे साइटोकाइंस हैं. एक है MIP, फिर MCP, एटसेट्रा. MIP हो गया आपका, इसको बोलते हैं मैक्रोफाज inflammatory protein. Macrophage inflammatory protein. This one is monocyte chemoattractant protein. Interleukin 1, interleukin 2, ये interleukin, TNF से tumor necrosis factor, interferon gamma, and this one is macrophage inflammatory protein, monocyte chemoattractant protein. And the excessive uncoordinated release of all these inflammatory cytokines, especially TNF-alpha, this overloads the body. Excessive release. जिसकी वजह से you see rashes over the body, fever, multi-organ failure, even coma and death. This is direct effect. ठीक, तो बता चुके हैं बार बार, ओवर प्रोडक्शन में साइटोकाइन का हो रहा है, उसके बाद बॉडी पर ये इफेक्ट आ रहा है, इसकी वजह से डिजीज हो रहा है. दूसरा डायरेक्ट इफेक्ट, डिलीशन और एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स. ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है बॉडी का, परमानेंट लॉस है. डिलीशन और एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल. ये होता क्यों है? क्योंकि आईएल, इसमें IL-4 नहीं है ना, इंटरल्यूकिन 1, 2, 6. क्या होता है कि IL-4 जब सिक्रीट होता है, ये बाद में सिक्रीट होता है, लेट. ओके, पहले ये सब निकल गया है. IL-4 का जब प्रोडक्शन होगा, साथ में एक और है IL-10, and this will be released after prolonged exposure to the toxin and super antigen. And super antigen has activated T cell for a
longer duration, then this will be released by the T cell. क्या खासियत है? IL-4, IL-10 down regulates IFN गामा. पहले जो IFN गामा का सिक्रीशन हो रहा है, अगर इसका सिक्रीशन स्टार्ट हुआ, then IFN गामा will not be secreted anymore. धीरे धीरे इसका लेवल कम होते जाएगा और इस सब का हाफ लाइफ होता है, अपने आप डिस्ट्रॉय भी होते जाएगा और ये क्योंकि सिक्रीशन हो नहीं रहा है और इधर से हाफ लाइफ रहेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो धीरे धीरे इसका मात्रा IFN गामा की कम हो जाएगी. तो IL-4 और IL-10 आपका स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. These two cytokines will not only downregulate IFN gamma, it will also downregulate MHC class 2. As well as co-stimulatory molecules on the surface of APCs. Other co-stimulatory molecules. Other co-stimulatory, कंफ्यूज मत करना, ये हो रहा है APC पर, ऑन APC. कहां से निकला ये? T सेल से. ये डाउन रेगुलेट करेगा IFN गामा के सिक्रीशन को by APC and MHC2. MHC2 is present on professional APC and other co-stimulatory molecules. Okay, on the surface of APCs. अब सोचो कि MHC नहीं रहेगा APC के ऊपर, तो क्या अब एंटीजन कह लो या सुपर एंटीजन, दोनों में से कोई भी क्या एक्टिवेट कर सकता है टी सेल को? MHC2 ही नहीं है तो इस तरफ बाइंड ही नहीं करेगा. MHC2 नहीं है तो MHC2 का ना अल्फा चेन है ना बीटा चेन है, तो जब इससे बाइंड नहीं करेगा, पहले तो इससे बाइंड करता है सुपर एंटीजन, तब टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है. तो जब ये नहीं है तो इट विल नॉट बाइंड टू MHC2 फर्स्ट. जब MHC2 से बाइंड नहीं करेगा तो टी सेल रिसेप्टर से भी बाइंड नहीं करेगा. ठीक, सुपर एंटीजन के केस में भी एनर्जी आ गया सुपर एंटीजन के प्रति भी, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद. ठीक, पहले ये बहुत सारा मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ साइटोकाइन विल टेक प्लेस. आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, the interleukin 4 and interleukin 10 will get secreted, and this will downregulate these cytokines and these co-stimulatory molecules. अब MHC2 कम हो गया या नहीं है तो then this T cell activation is hampered. तो MHC2 molecule APC पर, दोष है APC का, लेकिन शिथिल पड़ जा रहा है T cell, क्योंकि इसको MHC2 तो चाहिए कोई स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल. तो इस वजह से टी सेल जो है वो एनर्जिक हो जा रहा है.